आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हमारी बॉडी में जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है, किसी को डायरिया हो जाता है तो बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाती है, बीपी कम हो जाती है, जीएफआर लो हो जाती है, तो उसको बॉडी कैसे वापस अपनी पहले वाली जगह पर नॉर्मल करता है, इसके बारे में हम इस सारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसको मेनली अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें हम देखेंगे 3 प्रोसीजर देखेंगे कैसे हम किडनी फंक्शन रेगुलेट कैसे करता है। ठीक है, इसमें पहले हम बात करेंगे रास की बात करेंगे, उसके बाद हाइपोथैलेमस का अपन देखेंगे, उसके बाद हार्ट से मेनली होता है यहाँ पे एएनएफ रिलीज होता है जो, उसके बारे में उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं रास के बारे में। रास की फुल फॉर्म है रास की फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराना चाहूंगा। नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन में एक तरफ एफरेंट आर्टेरियल होता है और जो वापस ब्लड जो फिल्ट्रेशन करने के बाद चला जाता है उसको इफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। अपन बात करते हैं बोमेन कैप्सूल की बात करते हैं। ठीक है, बोमेन कैप्सूल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये मैंने आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में बताया था। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टेरियल है जो कि ब्लड लेके आती है, और ये भी आर्टरी का ही रूप है जो कि ब्लड लेके जाती है। इफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं, ई से एग्जिट से याद रख सकते हैं इसको बोलते हैं इफरेंट, और इसको बोलेंगे एफरेंट। रास पढ़ने से पहले अपने को क्या है, जक्स्टा मेडुलरी एपरेटस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें मेनली कंपोनेंट होती है, 2 सेल होती हैं जिसके बारे में अपन बात करें। उसमें एक सेल होती है मैकुला डेंसा और दूसरी सेल होती है जक्स्टा मेडुलरी सेल, जिसको जीजे सेल भी बोलते हैं। उनके पोजीशन के बारे में अपन बात करते हैं। तो क्या होता है, जो एफरेंट आर्टेरियल होता है, एफरेंट आर्टेरियल मॉडिफाइड होके जीजे सेल बनाती है। ये कौन सी सेल है, जीजे सेल, जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होती है। ठीक है, इधर हम बात करते हैं डीसीटी की। ये डीसीटी होता है। ये डीसीटी मैंने कैसे बनाई, ये कट सेक्शन है। क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, जैसे ये नेफ्रॉन है, ये हेनले का लूप, ये डीसीटी, तो ये ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, 3D व्यू है, इसलिए इसने हमको कट सेक्शन दिया है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में बताया था कि नॉर्मल जो नेफ्रॉन के डक्टल पार्ट में क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है जो कि ऐसे अरेंज होती है, और डीसीटी के इस वाले पार्ट में क्या है, कोल्यूमिनर सेल मिलती है। इन कोल्यूमिनर सेल को बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल। इनको क्या बोलेंगे, मैकुला डेंसा सेल। मैकुला डेंसा सेल और जीजे सेल, इन दोनों को साथ में मिला के बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं, जो कि रास मैकेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करेंगे मैकुला डेंसा सेल और जीजे सेल काम क्या करती है। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, जब सोडियम का लेवल नीचे हो जाता है, या फिर अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, या अपन बात करते हैं जीएफआर लो हो जाती है, नॉर्मल से ये कम हो जाती है, तो ये कैसे इस मैकेनिज्म के द्वारा कैसे रेगुलेट करती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। मैकुला डेंसा सेल का काम होता है ब्लड में जितना भी सोडियम होता है उसको डिटेक्ट करती है। जैसे सोडियम का लेवल लो होती है ये एक्टिवेट हो जाती है। इसका क्या काम है, सोडियम को
ब्लड में जितनी भी सोडियम है जैसे ही कम हो जाती है एक्टिव हो जाती है, ये सोडियम का लेवल को मतलब एक टाइप से उसका सुपरविजन करती है। उसके बाद जैसे ही मैकुला डेंसा एक्टिवेट हो जाती है सोडियम के लेवल कम होने का, तो जीजे सेल क्या करती है, रेनिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ डबल एन नहीं आएगा, सिंगल एन आएगा। डबल एन वाला डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। जहां अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं वो एक एंजाइम होता है जो कि बच्चों में दूध के पाचन के लिए आवश्यक होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, इसलिए इसको डबल एन से बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ सिंगल एन आएगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि ये अपना वुमेन कैप्सूल है जिसमें एफएन राटियोल की जो मॉडिफाइड सेल होती है उसको जीजे सेल बोलते हैं, जो कि रेनिन रिलीज करती है। और यहाँ डीसीटी में कुछ कोल्यूमिनर सेल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मैक्युलर डेंसा सेल बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, ब्लड में सोडियम को मॉनिटर करते हैं। जैसे सोडियम कम होता है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आगे की क्या प्रोसीजर है मैं बताता हूँ। जैसे ही हमने बताया कि हमारी बॉडी में Na+ सोडियम का लेवल कम होता है तो कौन सी सेल पहले एक्टिव होती है, मैक्युलर डेंसा सेल एक्टिव होती है, जो कि बाद में किसको एक्टिव करती है, जीजे सेल को एक्टिव करती है। और जीजे सेल क्या करता है, रेनिन रिलीज करता है। इसको मैं आपको थोड़ा, मैक्युलर डेंसा सेल एक्टिव करती है पहले, फिर मैक्युलर डेंसा के बाद कौन सी सेल एक्टिव होंगी, जीजे सेल एक्टिव होंगी। और जीजे सेल क्या करती है, रेनिन रिलीज करती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब अपन बात करेंगे कि रेनिन क्या आगे काम करता है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन मिलती है। एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, लीवर जो होता है हमारा, लीवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन। लीवर से क्या रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजन, जो कि क्या है, देखो इनएक्टिव स्टेज में है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये अभी काम नहीं कर सकता, इसका कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव स्टेज में है जो कि लीवर सीक्रेट करता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि ये एंजियोटेंसिनोजन एक्टिव स्टेट में आगे बदलेगा। एक्टिव स्टेट में आगे बदलेगा, इसके लिए क्या होगा कि ये जो रेनिन यहाँ से निकला था जीजे सेल में, ये रेनिन यहाँ पे काम करेगा, इसको एक्टिव करेगा। तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो था वो एक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा, एंजियोटेंसिन में बदल जाएगा। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज होगा। ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा मतलब वासोकंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, इसलिए इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलना बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए ये फर्दर आगे फिर से चेंज होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड। ये वो प्रोडक्ट है जो अपने को चाहिए आगे के काम के लिए, रास मैकेनिज्म के लिए मेनली अपने का जो काम का जो प्रोडक्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड है। इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड को लिए एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स से सीक्रेट होता है, जो ये लंग्स से सीक्रेट होता है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब अपन बात करेंगे कि एंजियोटेंसिन सेकंड हमारे पास आ गया, अब ये कैसे रेगुलेट करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। हमारे पास क्या आ गया है, एंजियोटेंसिन सेकंड। ठीक है, ये क्या होता है, वासोकंस्ट्रिक्टर होता है, बहुत पावरफुल। ये क्या होता है, वासोकंस्ट्रिक्टर होता है। वासोकंस्ट्रिक्टर क्या करेगा, ये जो अपने ब्लड कैपिलरी होती है उसके डायमीटर में कमी कर देगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। जैसे अपन नॉर्मल देखते हैं किसी पानी का पाइप हो, उसमें थोड़ा सा उसका अगर डायमीटर कम कर दो तो उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है।
सेम चीज यहाँ होगी, इससे क्या होगा, वासोकंस्ट्रिक्ट होने से बीपी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या कि इसने डायमीटर कम कर दिया, जिससे क्या होगा, ये बीपी बढ़ाने में अपने को हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरा एंजियोटेंसिन क्या करेगा, ये पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करेगा। क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करेगा, जो कि एक हार्मोन रिलीज करेगी, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। ये क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है कि ये नेफ्रॉन पे एक्ट करेगा और नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट एवं कलेक्टिंग पार्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इसमें क्या करेगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दिया। वाटर एब्जॉर्प्शन से क्या होगा कि ब्लड में जो मतलब फ्लूइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इस ये बढ़ने से क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगी, जो कि अपना प्राइमरी ऑब्जेक्ट था कि अपने बीपी फॉल हो गई थी और सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई थी। तो ये काम हो गया। अब लास्ट तीसरा काम एंजियोटेंसिन का अपन पढ़ेंगे। ये एक और काम करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है, एड्रिनल मेडुला नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, मेडुला नहीं आएगा, कॉर्टेक्स आएगा, ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिव होएगा तो ये फिर एक और हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको अपन बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। नाम में आ रहा है, रास में अपनों ने बोला है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एल्डोस्टेरोन इसलिए बोला है क्योंकि एल्डोस्टेरोन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, जैसे अपनों ने देखा था कि एडीएच क्या कर रहा था, डीसीटी और सीटी से कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा था। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन करेगा। कहां से करेगा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो कि अपनों ने बात की थी कि रास मैकेनिज्म इसीलिए काम करता है कि सोडियम का जो मात्रा अपनी बॉडी में कम हो गई थी, ब्लड में जो कम हो गई थी, उसको इंक्रीज करती है। ये आपको समझ में आया रास का सारे मैकेनिज्म कैसा। इनमें से बहुत सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, वासोकंस्ट्रिक्टर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर ऑप्शन में मेडुला कर देते, तो इसकी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, वहां से ये एल्डोस्टेरोन काम करता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत वो यहाँ डीसीटी की जगह पीसीटी कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये डीसीटी में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, अपन अब बात करते हैं दूसरे दो फंक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेशन करता है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है कि वाटर की कमी हुई, ब्लड वॉल्यूम अपना कम हुआ। ठीक है, वाटर की कमी का सबसे मतलब बेसिक है कि या तो कोई वाटर इनटेक नहीं कर रहा हो, या मतलब रेगिस्तान वगैरह जाने में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही हो, या किसी को डायरिया हो रहा हो। डायरिया होने से भी बहुत ज्यादा वाटर बॉडी में वाटर का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे बैलेंस करता है, या कभी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है बॉडी की, जो अपनी नॉर्मल 300 होती है वो इससे ज्यादा बढ़ जाती है। 300 यूनिट होती है, मिलियोस्मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इससे बढ़ जाती तब भी है कि हमारी बॉडी में क्या हो गया, सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है ना, मतलब सोल्यूट की मात्रा बढ़ेगी तो हमें उस अनुपात में वाटर भी बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, इसमें क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। ये क्या होता है कि ब्लड में जब भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये हाइपोथैलेमस है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये क्या करेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव कर देंगे।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी जब एक्टिव हो जाएगी तो जैसे कि मैंने रास में बताया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, एडीएच हार्मोन निकलता है, ठीक है। ये इस पे इफेक्ट करेगी और कौन सा हार्मोन निकल जाएगा, एडीएच हार्मोन निकल जाएगा। एडीएच निकलेगा तो जैसे वहां उसका फंक्शन था, ये क्या करेगी, डीसीटी में वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी, ठीक। और उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा, जब ये बढ़ा देगी तो ये नॉर्मल वाटर जो अपन बोले थे कि जो कम हो गया था, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो वो वापस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसका तीसरा जो सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे सेक्शन में अपन बात करेंगे एएनएफ की बात करेंगे। इसको बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये हार्ट के एट्रिया वाले पार्ट से रिलीज होता है। ये एक हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, रास के अगेंस्ट काम करता है। रास ने क्या किया था, रास ने हमारी जो हमारी कंसंट्रेशन एनए की कम हुई थी, जो बीपी कम हुई थी, उसको बढ़ा दिया। पर अगर रास कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो फिर बीपी बढ़ती ही जाएगी। बीपी कम कैसे होगी, उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो ये उसके एंटागोनिस्ट काम करता है। तो हमने देखा कि रास ने क्या किया, एनए प्लस कंसंट्रेशन एंड बीपी, इसको क्या किया था, इंक्रीज किया था, ठीक है। तो एएनएफ क्या करेगा, इसके अगेंस्ट काम करेगा। जैसा रास ने किया उसका जस्ट ये उल्टा काम करेगा। तो ये क्या कर देगा, हमारी बॉडी में एनए प्लस की कंसंट्रेशन कम कर देगा। और जो बढ़ी हुई बीपी थी, जो अगर बीपी अपन बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो बीपी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो जो बीपी बढ़ी हुई थी उसको बीपी को ये कम कर देगा, ठीक है। तो इसका मेन बात ये रखना कि एएनएफ होता है वो हार्ट की एट्रियल की वॉल से निकलता है। दूसरा ये रास का एंटागोनिस्ट होता है। क्या होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। जो बढ़ी हुई बीपी और एनए प्लस की कंसंट्रेशन जो ज्यादा थी वो सोडियम और उसको बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमने किडनी फंक्शन में हमने 3 मैकेनिज्म देखे, जिसमें फर्स्ट मैंने बताया आपको रास बताया कि रास से कैसे हमने सोडियम की कंसंट्रेशन जो बॉडी में कम हो गई थी उसको बढ़ाया, उसके बारे में बात करी। उसके बाद हाइपोथैलेमस की बात करी। हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे काम किया और उससे एडीएच कैसे रिलीज हुआ और उसने वाटर कैसे मतलब डीसीटी से एब्जॉर्ब किया, उसके बारे में। तो और फिर हमने लास्ट में बात करी एएनएफ की बात करी, जिसमें कैसे इसने रास के एंटागोनिस्ट काम करके वापस सोडियम और बीपी के बारे में, बीपी को कैसे बढ़ा दिया, ठीक है।